Hello, everyone. Welcome to the Aman Podcast Show. I am Dr. Aman Akhlaq Ansari, and I am working as Senior Resident in the Department of Rachna Shari of Faculty of Ayurveda, IMS, BHU. तो आज का हमारा टॉपिक है भ्रामक विज्ञापन, ऑल्सो कॉल्ड एज मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। और आज के हमारे एक्सपर्ट गेस्ट हैं प्रोफेसर आनंद चौधरी। तो जब हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि इस टॉपिक पे बात करने के लिए किसको चूज किया जाए, तो ध्यान आया कि आज से 11 साल पहले एक प्रोफेसर ने भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ एक मुहिम शुरू की थी। तो बस फिर ये लगा कि उस प्रोफेसर से बेटर और कौन हो सकता है इस टॉपिक पे बात करने के लिए। हेंस वी इनवाइटेड प्रोफेसर आनंद चौधरी फॉर द डिस्कशन। प्रोफेसर आनंद चौधरी फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद के रसशास्त्र विभाग में कार्यरत हैं। इन्होंने अपनी एमडी आयुर्वेदा की डिग्री और पीएचडी दोनों ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से सन 1997 और 2002 में पूरा किया है। और सर ने 2000 से लेके 2006 तक इटरा जामनगर में अपनी सर्विसेज दी। सर ने इंडिया और अब्रॉड मिलाकर 91 से भी ज्यादा टॉक्स दिए हैं। इन्होंने डब्ल्यूएचओ के अंडर 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं और एकेडमिया के साथ साथ इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी संभाली है, जैसे कि सर बीएचयू के चीफ प्रॉक्टर भी रह चुके हैं। ड्रग डेवलपमेंट से लेके ड्रग सेफ्टी और ड्रग लाइसेंसिंग जैसी कमेटी में भी सर कार्य कर चुके हैं। और यही नहीं, इनके नाम बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स वे विज्ञापन होते हैं जो उपभोक्ताओं को गलत जानकारी देते हैं, जिससे वे किसी सामान को खरीदने का निर्णय लेते हैं। विज्ञापन अक्सर उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता, मूल्य और प्रदर्शन के बारे में गलत जानकारी देते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को धोखा होता है। तो आइए इसके बारे में और डिटेल में आज के हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर आनंद चौधरी से डिस्कस करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द आनंद पॉडकास्ट शो। Thank you. So how are you feeling, sir? Fine. Waiting for your question. Yeah, Comfortable? feel comfortable. Okay, so let's start. क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, जिसको कि भ्रामक विज्ञापन भी कहा जाता है, और इससे जनता बहुत ज्यादा बेवकूफ बनती है और बनती आई है। तो सबसे पहले तो शुरुआत करें तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद के कॉन्टेक्स्ट में भ्रामक विज्ञापन जो है क्या? देखिए डॉक्टर रहमान, आपका जो प्रश्न है बड़ा गंभीर है और इसका एक तरह से बड़ा विशद होगा, व्यापक होगा। लेकिन मैं संक्षिप्त में आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ, उनके अभिवादन सहित, क्योंकि जो भी सुन रहे हैं वो आयुर्वेद के ज्यादातर व्यक्ति होंगे और स्टेक होल्डर्स हैं। विज्ञापन पर तो पूरी दुनिया चलती है और कोई भी व्यवसाय है वो विज्ञापन पर ही चलता है। और आयुर्वेदिक औषधि भी एक व्यवसाय है और चिकित्सक भी कम से कम वो एक व्यवसाय ही है। काइंड ऑफ। तो अगर आप सरकारी सेवा में नहीं हैं और आप अगर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं पर, तो आपको अपने प्रचार प्रसार के लिए कुछ का तो प्रयोग करना ही पड़ता है। वो तो माउथ पब्लिसिटी, और आपने जो रिजल्ट दिए उसके बाद पब्लिक खुद ही आपका इतना प्रचार प्रसार कर देती है कि सारे प्रचार प्रसार के माध्यम छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन शुरुआत में कोई चिकित्सक बैठ रहा है किसी शहर में या किसी कस्बे में या कोई औषधि निर्माता है, तो उसको एक प्रचार प्रसार की आवश्यकता के रूप में विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तो पहली बात हो गई कि विज्ञापन क्या तो जनता जो है इतनी लिटरेट है कि वो जो है, जो सही तरीके से अगर प्रचार प्रसार किया जाए तो उसको वो उतना तवज्जो नहीं देती है। उसको यह आदत हो गई है जब तक हमको भ्रामक विज्ञापन नहीं मिलेंगे तब तक हम जो है उसको ऐसे कहा जाए कि वो भ्रामक विज्ञापन नहीं कहते हैं, आप इसको ऐसे कहिए एक्सेजरेट कर रहे हैं। जब तक कि कोई सनसनीखेज लाइन नहीं है, जब तक सनसनीखेज, ध्यान दीजिएगा, जब तक कि कहीं कोई कैचिंग पॉइंट नहीं है। आपको एक दो तीन में बड़े उदाहरण आयुर्वेद जगत से अलावा देता हूँ। साइकिल रिक्शा जो टायर है, ठीक है, उसका जब रिक्शा का साइकिल रिक्शा का प्रचार का बनता है पैम्फलेट, किसकी फोटो होती है? किसी लेडी की। क्यों? सोचिए, हेयर ऑयल बन रहा है, एक लेडी की फोटो है, उसके पीछे ट्रक खड़ा कर दिए। क्यों? ये आप किसी कंपनी के लिए बोल रहे हैं? मैं पर्टिकुलर कंपनी के लिए बोल रहा हूँ कि विज्ञापन किए जा रहे हैं उनके बोल रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ इसका क्या नाम ले सकते हैं? नहीं, तो मैं नाम तो सबका बचूंगा।
सवाल ये है कि नहीं, जनता थोड़ी जागरूक हो, नहीं, उसको मैं भी ये पता बताना चले चाह रहा ये हूँ कौन कि लोग हैं। पहला किसी भी विज्ञापन करता जी। था, पहला उद्देश्य होता है कि लोग उसको देखने के लिए मजबूर हों। बिल्कुल। ये क्या है? खाओ गगन रहो मगन। तो इस लाइन की कीमत आपको आइडिया है? 25 लाख रुपए थी। ये जो वर्ड है ये इनका, एक वो था, डालडा घी। तो देखिए हाँ। देखिए लाइन जब टैग आई जी जी डालडा, और जब हाँ। गगन में कंपटीशन चल रहा था, जी जी। डालडा इज ए प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट नेम, राइट। गगन इज ए प्रोडक्ट नेम। हम्म। तो डालडा इतना जन जन में प्रसारित होता था कि उसी के लिए वेजिटेबल ऑयल का सिनोनिम हो गया था। जी। तो जो भी जाता था ये कहता था कि हमको डालडा दो, वो कहता था कि भाई ये आप गगन भी लो, ये नया लॉन्च हुआ है, आज के मैं 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। बहुत पहले ही आता था, तो हम छोटे। हाँ, तो एक लाइन आई, टैग लाइन, हम्म। खाओ गगन रहो मगन। इस एक लाइन ने बिजनेस में बढ़ा दिया, और एक लाइन ने, एक टैग लाइन ने बिजनेस खराब कर दिया। एक सेवा का टूथपेस्ट आता है, और उन्होंने टैग लाइन निकाली थोड़ा सा सेवा। वो थोड़ा सा लेना लोगों ने शुरू किया तो सेवा का बिजनेस खत्म हो गया। मैंने आपको सामने दोनों एग्जाम्पल दिया। ठीक, ये विज्ञापन जो होता है ना, ये बहुत जबरदस्त प्रभाव डालने वाला होता है। आज के विज्ञापन में चले जाइए, अभी आ रहा है ओलंपिक चल रहा है पेरिस में, एक कंपनी जिसने की टी शर्ट लॉन्च की है, जो यूनिफॉर्म लॉन्च किए, वो है JSW। उसने कल के सारे हिंदुस्तान के सारे अखबारों में फर्स्ट पेज पे, ऑल लीडिंग न्यूज पेपर्स ऑफ द कंट्री, उन्होंने 2 पेजेस पर फुल पेज एडवर्टीजमेंट दिया और कहा है कि आप अपनी एथलेटिक टीम को अगर इंकरेज करना चाहते हैं तो आप भी हमारी जर्सी पहनिए, क्योंकि ये जर्सी पहनने से क्या कुछ तो वो उनको ये लगता है कि नहीं, पावर नहीं, हम अपनी कंट्री को कनेक्ट कर रहे हैं। ओके। हम अपनी कंट्री को कनेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देखिए ना, आप T20 या कोई भी मैच होता है तो इंडिया की जर्सी पहन के लोग स्टेडियम में जाते हैं, राइट राइट। तो कनेक्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ आएंगे। आयुर्वेद में भी जब ये औषधि निर्माता आए विज्ञापन में, और जब बिजनेस हो गया, तो उन्होंने विज्ञापनों का सहारा लिया। अब क्या है, एक देश में कानून बना हुआ था इसके मेडिकल से संबंधित विज्ञापनों के लिए, DMR 1954, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी ऑब्जेक्शनेबल एक्ट 1954। अब एक बेसिक प्रश्न तो यहीं पर उठा देते हैं लोग कि क्या ये कानून आयुर्वेदिक औषधि निर्माताओं पर और आयुर्वेदिक औषधियों के ऊपर लागू होता है कि नहीं? ठीक, अभी वो प्रश्न है, लेकिन जनरली डिफरेंट ऑनरेबल कोर्ट्स के डिफरेंट डिसीजन है, और आयुर्वेद में इस पर 2 है। ये जब कानून आया था 1954 में, तब की परिस्थितियां अलग थी, बिजनेस के प्रारूप अलग थे, तब का मेडिकल साइंस अलग था, आज का मेडिकल साइंस अलग है। तब आप बचपन का प्रचार नहीं कर सकते थे, आज आप IVF की क्लिनिक का फुल पेज एडवर्टीजमेंट देते हैं जी। तो जब ये एलोपैथ यही बना था DMR 1954, तो 1954 का जो मेडिकल स्टेटस था उसको भी किनारे लेके रखा। साइंस थी की, जो आम जनता का मनोविज्ञान था, उस समय का मनोविज्ञान, आज की आम जनता का मनोविज्ञान अलग है। आज की जनता विज्ञापन जीवी है, कुछ भी करने जाती है तो सबसे पहले वो विज्ञापन देख लेती है, ऐड कर लेती है, फिर उसको चेक करती है। हाँ, कुछ लोग उसमें रिव्यूज देखते हैं अपने। तो ये विज्ञापन देना आजकल एक बाध्यता हो गई है, यदि आप व्यवसाय में रहे। अब व्यवसाय ईमानदारी से, तो उसके लिए क्या हुआ है कि इस देश में एक आशी नामक संस्था है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। ये समस्त जितने भी तरीके के विज्ञापन है, इलेक्ट्रॉनिक्स के, कपड़े के, साबुन के, औषधियों के, जो भी मैं ये बोल रहा हूँ, मानव जीवन में आने वाली उपयोग की प्रत्येक प्रत्येक वस्तु का विज्ञापन, अगर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, भ्रामक है, भ्रामक की परिभाषा भी अलग कोर्स में अलग अलग है। अच्छा, मेडिकल फील्ड में आप आइए तो ये है कि एग्जेजरेशन कि नहीं, शर्तिया इलाज, गारंटी इलाज, गुप्त रोगी निराश क्यों, और जो सिर्फ हर बुधवार और शुक्रवार, मैं उनको महिमा मंडित नहीं करूंगा।
आप यात्रा करिए जी बस पे, ट्रेन पे, सारी बाउंड्रीज पे ही आपको विज्ञापन मिलेगा। जी आप और पीछे चले जाएंगे, अच्छे विज्ञापन भी मिलेंगे। परिवार की सुरक्षा, तो मूलारेश उस कंपनी का। एक ये दवाई, परेशान पेट से एक वो चूर्ण का नाम, उसमें वो कोई क्लेम नहीं करते। राइट वो एक शुद्ध एक सामाजिक भाषा में, समझने वाली भाषा में बताते हैं कि यदि आप इस समस्या से पीड़ित हैं तो ये एक चीज उपलब्ध है। और वो भी वो जो ओटीसी प्रोडक्ट ओवर द काउंटर। आप फील्ड में हैं, हाई मेडिकल फील्ड में, यूं कह लीजिए कि चिकित्सा जगत में है, तो आपने क्या कभी जो ब्रांड नेम आते हैं इतने सारे, किसी का भी नाम क्या लेना, एलोपैथिक सिस्टम में या यूं कह लीजिए कि मॉडर्न कन्वेंशनल सिस्टम में कोई ड्रग लॉन्च होती है तो क्या आप उसका प्रचार देखें? नहीं। एक उनका सिस्टम बना हुआ है, चेन है, एमआर है, सीएमआई सीएमई करते हैं, वो फिजिशियंस तक पहुंचते हैं। हमारे साथ थोड़ी बहुत सारी चीजें उल्टी हैं। मैं इसको स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ कोई ड्रग, हमारे यहाँ तो लगभग लगभग सभी ड्रग को भारतीय जनता ने ओटीसी ही बनाया। आयुर्वेद की कोई भी दवा आप जाकर कहीं भी खरीद सकते हैं। और एक बात आपके दर्शकों को और बताना हम चाहेंगे कि आयुर्वेद की दवा बनाने के लिए तो लाइसेंस की जरूरत है, मार्केटिंग के लिए आयुर्वेद की दवा की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। और इसको लेकर के तो सर इसको फिर गवर्नमेंट या जो आयुर्वेदा के स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है? इस पर कम से कम 20 साल तो मैं ही लड़ा हूँ। जी 2003 से 2003 से मैं प्रोमिनेंटली मिनिस्ट्री तो आपके और कलीग्स या आयुर्वेदा में और लोग हैं? स्पष्ट कर दूं कि 2000 में मैं जामनगर ज्वाइन किया और 2002-2003 से कंटिन्यूअसली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में मैं किसी न किसी रूप से जुड़ा रहा, जब तक कि मेरी तबीयत नहीं खराब हो गई 2021 तक। उसके बाद मैंने शिक्षा से सेवानिवृत्ति ले ली, ठीक है ना। तो इसमें लगातार कई फोरम पर ये बातें उठाई गई और बहुत प्रेशर रहता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में कि नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की ब्यूरोक्रेसी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के टेक्नोक्रेट, मैंने सब कुछ में सम्मिलित कर लिया। एडवाइजर्स चाहते हैं आयुर्वेदिक बैकग्राउंड के, जो कि प्रोग्रेसिव मूड के हैं कि नहीं ये होना चाहिए। और जो ड्रग पॉलिसी सेक्शन के लोग हैं वो चाहते हैं कि ये होना चाहिए। टेक्नोक्रेट्स भी चाहते हैं कि ये होना चाहिए। टेक्नोक्रेट्स का मतलब है कि जितने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो चाहते हैं कि ये होने चाहिए। मगर कौन नहीं चाहता है कि होना चाहिए? ये जो जिनका बिजनेस है, जो ये कहते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, अब उनको डिविजनल आयुर्वेदिक के ऑफिसर के यहाँ लाइसेंस लेने जाना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी दुखद स्थिति है। और मुझे ये कहने में अब तो लोगों में जागरूकता हो रही है। बहुत सारे पहले तो बहुत सारे अधिकारी जानते ही नहीं थे कि नहीं ये सब चीजें बिना लाइसेंस के चलती है। यहाँ पर प्रश्न है ओवर द काउंटर, तो आप जिस दिन चाहिए जब चाहिए जाकर के कोई भी आपको खरीदना है चतुर्मुख रस, हम वहीं से शुरू करते हैं, आपको मिल जाएगा, किसी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं। आपको चाहिए तो फुला चून मिल जाएगा। तो इसको कैसे रोका जाता है? इसको रोकने के लिए भी सारी व्यवस्थाएं हैं कि आप आयुर्वेदिक ड्रग्स को प्रिस्क्रिप्शन ड्रग बनाइए, जैसे कि व्यवस्था मॉडर्न सिस्टम में है, एलोपैथी में है। ड्रग्स उनकी प्रिस्क्रिप्शन में विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं मिलेंगे। और तो हमारे यहाँ तो सब कुछ मिल जाता है, हमें भी वो डिवीजन लेना पड़ेगा। तो वही त्रिफला चूर्ण है हमारा, वो आउट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन भी मिलेगा, वो ओटीसी प्रोडक्ट है। लेकिन ऐसे कोई हमारी औषधि है तो वो निश्चित रूप से प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलनी चाहिए। बात शुरू हुई थी यहाँ से विज्ञापन से। तो विज्ञापन के जो नियम थे और विज्ञापन का जो दुष्प्रभाव पड़ा कि हाँ बहुत बड़े क्लेम्स होने लगे, हृदय रोग ठीक हो जाएगा, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, कैंसर ठीक हो जाएगा, और इन सब चीजों की जो शब्दावली थी बड़ी आपत्तिजनक। अभी कुछ लोग कहते हैं कि कैंसर ठीक हो जाता है, मतलब वो जो शब्दावली थी बड़ी आपत्तिजनक थी। पेशेंट की फोटो लगा देना, उनके सारी चीजों को, गोपनीयता को भंग करना, ये सब चीजें जब होने लगी तो आयुष मंत्रालय के पास काफी शिकायतें गई। तो उन्होंने एक अपना अलग से इसका अधिनियम रूल 170 में ड्रग रूल्स 1945 और नोटिफाई कर दिया था 24 दिसंबर 2018 को। 8 प्रोविजंस थे उसमें। ये था कि कोई भी विज्ञापन दाता आयुर्वेद का औषधि निर्माता अपने स्टेट के डायरेक्टरेट से अपना पूरा खाता प्रारूप वहां जमा करेगा
वहाँ उसका असेसमेंट होगा, इवेल्युएशन होगा, उसको एडवर्टाइजमेंट का नंबर मिलेगा और वो फिर अखबारों में या फिर मीडिया में, मीडिया में जहाँ भी दे पाए। उसमें ये बड़ा स्पष्ट था कि आप किसी सेलिब्रिटी को नहीं लेंगे, आपको DMR 954 के अगेंस्ट किसी जो नॉन क्यूरेबल डिजीज है उसका क्लेम नहीं करेंगे, आप बिल्कुल उसकी डोज शेड्यूल बताएंगे। सर नॉन क्यूरेबल डिजीजेज है वो थोड़ा आप नेम ले लेंगे ताकि जो जो वहाँ अपार्ट फ्रॉम पूरे 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 50 कॉमन चीजें सर जिसको लेके लोगों को और सिंपली डायबिटीज है। तो ये पूरी लिस्ट होनी चाहिए। इनफर्टिलिटी भी है। ये वही कहना चाह रहा हूँ, पूरी लिस्ट दी हुई है DMR 954 में। कोइंसिडेंस है कि उस 54 में आप 54 ही ड्रग है। जी आज भी लोग कुछ ऐसे आते हैं जो कॉमन पीपल है, पेशेंट्स है, वो डायबिटीज शुगर है किसी को तो वो बोलता है कि हमको क्या गारंटी है ठीक हो जाएगा, तो लोगों को अभी ये अब मैं इस पर मुझे तो भाई स्पष्ट बोलने के लिए जाना जाता है। सुरतिया इलाज की बात लेकर तो क्यों लोग आते हैं? नहीं ऐसे बहुत लोग हैं। नहीं तो ये मानव सर आप यकीन कीजिए शक्तियाँ ये इलाज तो दूर, लोग टाइम से नहीं देते हैं, 15 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं, ये सोच को बदलना हो। मैं तो इसके पीछे आज ही एक एग्जांपल दिया कहीं पर कि मानव शरीर प्रिंटिंग मशीन नहीं है। वेरी ट्रू। कि आपने 5 कॉपी का आपने ऑर्डर किया, वो 5 कॉपी लिख लेंगे। बात चली थी कि ब्लड शुगर नापने की फास्टिंग, तो कहीं मैंने देखा फैमिली की बात थी तो कुछ बढ़ा हुआ है, कल कुछ कम था, तो पूछा कि मैंने ये क्यों हो रहा है, तो मैंने वही उदाहरण दिया कि मानव शरीर एकदम अलग है, ये कितने तथ्यों से प्रभावित होता है ये कोई नहीं जानता। इसलिए ये प्रिंटिंग मशीन नहीं है कि कल 110 था तो आज भी 110 ही आएगा ब्लड शुगर, इस मानसिकता से अलग होगा। तो मूल मुद्दे पर हम आए, उसको जो है हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली, ऑनरेबल हाई कोर्ट बॉम्बे ने उस पर स्टे दे दिया। अच्छा कि नहीं ये अभी नहीं लागू होगा क्योंकि सब औषधि निर्माता करता है। वहां पर माननीय अदालतों में गए, न्यायालय में गए, उन्होंने कहा कि ये हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारा अन्याय है, हमारा बिजनेस खत्म हो रहा है, और हमारे न्यायालय ने सुन लिया, उस पर स्टे कर दिया। अब फिर एक जो बड़ी फेमस कंपनी है जिसके ऊपर की सारा सुप्रीम कोर्ट में 4 महीने 5 महीने लगातार सुनवाई हुई और उन्होंने अपने सारे विज्ञापनों को वापस लिया और फिर उन्होंने फिर बड़ी बड़ी पौधाजी छपवाई और उनके ऊपर ही कल ऑनरेबल हाई कोर्ट मुंबई ने 4 करोड़ रुपए, आज क्या तारीख है 30 जुलाई, 29 जुलाई को आप रिपोर्ट देखिए, उनके ऊपर 4 करोड़ रुपए का हर्जाना लगा है क्योंकि एक कंपनी मंगलम कंपनी है, उसने कहा कि कर्पूर का एडवर्टीजमेंट हमारा था, आप कैसे कर रहे हैं, उन्होंने अवहेलना की और उस अवहेलना का ही नतीजा सुप्रीम कोर्ट में रहा कि वो हाथ जोड़ करके खड़े रहे और उसी अवहेलना का नतीजा है कि वो यहाँ पर अब 4 करोड़ रुपए भरेंगे। तो खाली वो एक क्यों, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे इसमें दोनों ही पद्धति को, तीनों, जिसको भी चिकित्सा व्यवसाय में है, चाहे वो एलोपैथी का हो, होम्योपैथी का हो, आयुर्वेद का हो, वो कहीं ना कहीं इस रूप से भारत के कानूनों को तोड़ता हुआ जनता को भ्रमित करने वाला विज्ञापन दे रहा है और उन विज्ञापनों पर रोक लगनी चाहिए। और वहीं पर बहुत अच्छी कंपनियां हैं जिन्होंने आज तक कोई विज्ञापन नहीं दिया और उनका बिजनेस हजारों करोड़ रुपए है। एक आप किसी कंपनी को ऑर्डर कर दीजिए, सपोज आपको अवेयरिस्ट लेना, आप एक कंपनी को ऑर्डर करिए तो कहेगा कि ठीक है हम आपको 2000 लीटर अवेयरिस्ट अगले महीने में दे देंगे। एक कंपनी को ऑर्डर करिए जो बिना विज्ञापन के चल रही है, वो कहेगी कि हम तो 5 महीने आ लेंगे, क्योंकि वो अवेयरिस्ट को बनाना शुरू कर प्रॉपर प्रोसेस को 5 महीने के बाद ऑर्डर देंगे। दूसरी कंपनी है आपके दरवाजे पर खड़ी है, गवर्नमेंट सप्लाई करनी है उसको, चलिए नाम ले लिया, क्योंकि ऐसा तो प्राइवेट मांगे नहीं हमको अगले हफ्ते गवर्नमेंट सप्लाई प्रोक्योरमेंट है और हमको इतना चाहिए, ठीक है दे देंगे आपको 2000 लीटर अवेयरिस्ट हो जाएगा। तो ये जो एक इथिक्स है कि यू मस्ट बी डेडिकेटेड टू योर कंज्यूमर, मैं वर्ड कंज्यूमर यूज कर रहा हूँ, बिजनेस सही है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप चैरिटी नहीं कर रहे हैं कि आप कहिए कि नहीं हमको एग्जेम्पशन दिया जाए, आप हर चीज का दाम लेते हैं जी। चैरिटी तब होती है जब आप फ्री में डिस्पेंसिंग कर रहे हो, बट ये यू आर चार्जिंग, ये टोटली बिजनेस में, तो कंज्यूमर
And if this is consumer, then all the rules regulations regarding the business is applicable on you. तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए और बहुत तेजी से आगे बढ़ने पर नियम कानूनों को तोड़ करके और तेजी से बढ़ने वालों का पतन भी एक और एक चीज और कहूँगा कि जनता की भावना के साथ खिलवाड़ करके ही वो एक न एक दिन उसका अच्छा नहीं होता है। जी सर। तो ये और आयुर्वेद में जो विज्ञापनों की श्रृंखला प्राइवेट चिकित्सालय बहुत भारी भारी विज्ञापन दे रहा है, ये चेन है। अब उन्होंने अपनी शब्दावली में प्रयोग करना शुरू कर दिया। और एक चीज इस बात पर बढ़े, अगर आप जागरूक हैं और वास्तव में जागरूक हैं और अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं आयुर्वेद के विद्यार्थी के रूप में, जब आयुर्वेद के विद्यार्थी करता हूँ तो इसका मतलब बीएमएस का स्टूडेंट नहीं और पीजी का स्टूडेंट नहीं, जितना समस्त आयुर्वेद जगत है, शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी सब जी। और आपके अंदर इतना नैतिक साहस है कि आपने एक अखबार उठाया। अभी कुछ दिनों पहले हिंदुस्तान अखबार में एक बहुत भरपेज का विज्ञापन आया था, पश्चिम उत्तर भारत की संस्था है जो पूरे देश में फैली हुई है। क्या उसकी एक शिकायत आप नहीं कर सकते हैं? आरसी को कर दीजिए, फार्मको विजिलेंस सेंटर को कर दीजिए, देश में हर जगह मौजूद है। ड्रग पॉलिसी सेक्शन भारत सरकार को कर दीजिए, देखिए अब किस तरह से वापस हटेंगे। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो आयुर्वेद का नुकसान कर रहे हैं। जनता वहां जाती है, यथोचित उसको रिजल्ट नहीं मिलता, वो किसको आयुर्वेद जाती है। और दूसरी, वो जो बड़े बड़े ये जो है ना, बड़े बड़े ये व्यापारी हो गए ना, वो जो नया लड़का यूजी पीजी करके निकल रहे हैं, उसको मार्केट में बैठने नहीं दे रहे, उसकी संभावनाओं को समाप्त करते हैं लोग। तो क्या किया, इसके बारे में मुझे नहीं कुछ बताना है, लोग जानते हैं। मैं तो उठाता हूँ, जिस दिन अखबार में निकलता है उस दिन 5 अखबार मंगवाता हूँ उसकी कॉपी, एक दिल्ली भेज देता हूँ पॉलिसी सेक्शन को, एक भेज देता हूँ फार्माकोविजिलेंस के सेंटर, एक भेज देता हूँ डिविजनल आयुर्वेदिक ऑफिसर बनारस को, अगर वो बनारस का है, और हिंदू जहाँ का है, जहाँ की कंपनी है वहाँ, और देखिए फिर विज्ञापन बंद हो जाता है। लेकिन क्या सारी दुनिया की बुराई और लड़ाई मैं भी दूं? ये तो आप लोग का क्या बहुत सारे लोग खाली बातचीत करने के लिए हैं, और बहुत सारे लोग मुझे फोन करके कहते भी हैं क्या है कि इनकी आजीविका का लात मार रहे हो इनको, तुम्हें तो बड़ी बधाई तनख्वाह मिल जा रही है, प्रोफेसर हो, उसको तो मार्केट में स्ट्रगल करना है, उसकी परिस्थिति देखो, अगर वो विज्ञापन नहीं करेगा तो कैसे वो जिएगा खाएगा। मैं कहता हूँ कि मैं उससे सहमत हूँ कि उसको स्ट्रगल करना है जी, लेकिन स्ट्रगल करने का भी एक सही तरीका है ना। वेरी ट्रू। और उसके तरीके से जब देख लोगे तो फिर कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। सही। जितने भी बड़े वैद्यों का नाम ले लीजिए, क्या है, मैं 1-2 नाम लेता हूँ, अच्छे नाम जो है, वैद्य वाले, चाहे वैद्य नहीं, चाहे नीचे चली जाइए तो आयुर्वेद का पूरा समूह या अष्टवैद्य का समूह, ऊपर भी आइए तो दूसरे जो स्वर्गवासी लोगों का क्या नाम लें, लेकिन बहुत सारे वैद्य आज भी बहुत अच्छी चिकित्सा कर रहे हैं और बिना किसी प्रचार प्रसार के कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप जब इस पर आएंगे तो रहेगा भ्रामक विज्ञापनों की श्रृंखला के ऊपर आयुर्वेद को एक निश्चित रूप से एक कानून की आवश्यकता है। हमारे उच्चतम न्यायालय की बात कुछ लोगों को एक तरफा लगी और उसमें सच्चाई भी है, क्योंकि विज्ञापन तो बहुत सारे आ रहे हैं ड्रामा, एक ही कंपनी के पीछे मामले उच्चतम न्यायालय क्यों पड़ गया विद रिगार्ड टू द कोर्ट, दूसरे लोगों पर भी। अब ठीक है, अब तैयार हो चुका है, आईएमए की तरफ है, तो इसके ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए हमें किसी। और मैं आपके माध्यम से आपसे उसको बताना चाहता हूँ कि आप जब भी आयुर्वेदिक दवा खरीदने चलिए तो वहाँ पर जीएमपी सर्टिफिकेशन तो देख ही लीजिए, लेकिन कुछ और भी आ चुके हैं, यूटीआई का सर्टिफिकेशन हो चुका है, आयुष स्टैंडर्ड है, आयुष प्रीमियम है, इनकी औषधियाँ लीजिए और विज्ञापन को मत जाइए। और आपका अगला सवाल, तो सर क्या आपके सामने कोई ऐसा इंसिडेंट आया है जिसमें किसी एक पेशेंट को या किसी को आयुर्वेदिक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की वजह से भारी नुकसान सहना पड़ा हो, उसको हेल्थ रिलेटेड काफी जैसे प्रॉब्लम आई हो, सीवियर इश्यूज हो गए हो? डॉक्टर एमएन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बहुतायत है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी कंपनी की, देखिए फिर से वही मैं जाऊंगा कि भारतीय जनमानस की मानसिकता,
वो सड़क पे कहीं यात्रा कर रहे हैं, उसको कोई किसी दवा का नाम बता दिया, उसका यात्री उसको जाके खरीद लेगा, वो खाएगा, उससे नुकसान उठाएगा। अच्छा, चाहे तो वो ये भी है कि एलो डॉक्टर उनका भी समझा दें, वो उनकी बात नहीं मानते, सड़क पे मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि हाँ और उसको ये अच्छा नहीं लगता है कि वो जाए, और जिसने कि 10 साल पढ़ाई की है यूजीपीजी की, और वो 500 रुपये भी कंसल्टेशन फीस ले रहा है, तो उसको वो 500 रुपये कंसल्टेशन फीस दे करके अपने थारो एग्जामिनेशन करा करके और तब जाके उसके प्रिस्क्रिप्शन की 4 या 5 दवाइयाँ हैं। वो ये सोचता है कि नहीं, ये मेरा 500 रुपया बच गया। 500 रुपया तो बचा क्या, तुम्हारा एक एग्जामिनेशन हुआ नहीं, तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने, तुम्हारे किसी और रिश्तेदार कर रहा है। परिवार में अगर किसी को एक लक्षण पर एक बीमारी हुई तो पूरे खानदान के 100 साल का रिजर्व हो गया कि अगर वो लक्षण हो, वो बीमारी होगी तो वही दवाई खानी है। राइट, ये चीज जो है बदलनी होगी, और इसके चलते बहुत नुकसान हो रहा है। अखबार में पढ़ लिया, ये फलानी फिट है, ये फलानी फिट है, ये फलाना ये है, ये धोखा है, और इसको मिलकर को खाना है, घर खरीद के ले आए खाए। गुजरात की घटनाओं को देखिए, आप कर्नाटक की घटनाओं को देखिए, चाहे अभी महाराष्ट्र में जो हुआ उसको देखिए, काला बनाने को लेकर के जी ये सारे घटनाएं तो एकदम सामने है। उत्तर प्रदेश की देखिए, तो ये खाली विज्ञापनों के आधार पर जो दवाइयां खरीद करके लोग खा ले रहे हैं, उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगत रहे हैं लोग। और इससे पहला ब्लेम आयुर्वेद सिस्टम पे आ जाता है, फिर हम लोग उसको क्लियरिफाई करते 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 महीनों लगते हैं कि नहीं, यहाँ पर उस व्यक्ति की गलती थी, उस कंपनी वाले की गलती थी, वो जो बेच रहा था पान की दुकान, आयुर्वेद की दवाई पान की दुकान Why are not they so strict in अब ये खाली यहाँ पर थोड़ी लगता है कि रेगुलेटरी बॉडीज क्या कर रही है, पूरे देश की रेगुलेटरी बॉडी हर सिस्टम में क्या कर रहा है। तो जैसे एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, हाँ। तो वहाँ पे इतना ये चीजें नहीं होती, वहाँ पे गड़बड़ी इतनी नहीं है जितना कि आयुर्वेद में। So why? अपनी जानकारी सुधारिए, वहाँ सबसे ज्यादा गड़बड़ी, अच्छा, वहाँ से ज्यादा गड़बड़ी है। हमारे यहाँ जो गड़बड़ी है, तो शायद उनकी गड़बड़ी उतनी दिखाई नहीं जा रही उनकी गड़बड़ी दिखाई नहीं जाती क्योंकि उनका चैनल बहुत मजबूत है, है, स्ट्रांग है। अमेरिका का एक एग्जाम्पल लेता हूँ डॉक्टर साहब, एक लेड पॉइजनिंग का केस हो जाए, एक हाँ वंस इन ईयर, राइट, उसको कौन सा मीडिया नहीं बोलेगा, उस पर कौन सी एडवाइजरी नहीं जारी होगी, उस पर क्या नहीं हो जाएगा। और वहीं पर उनके एंटीबायोटिक से 10,000 डेथ हो रही है, और वो जानते हैं कि सर्टिफाइड है कि एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट से है, या ये उनके इस मॉलिक्यूल के साइड इफेक्ट से है, उसके एडवर्स रिएक्शन से है। राइट, वेदर हैव यू हर्ड एनीथिंग कि उनका कुछ उस तरीके का है। और एक कॉमन क्राई की गई, मास क्राई की गई, अरे एडवाइजरी जारी की गई, वो धीरे से आता है दिस कंपनी हैज विथड्रॉन, या ठीक है। तो ये मीडिया मैनेजमेंट है। और देखिए, आप जैसे मतलब यूँ कहूँगा कि शुरू के व्यक्ति भी इस भ्रम में है, आप ब्राह्मण विज्ञापन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप भी इस भ्रम में हैं कि एलोपैथी ये चीजें नहीं होती हैं, आयुर्वेद से 100 गुना ज्यादा होती हैं, लेकिन वो मैनेज है। और आपके पास सिस्टम नहीं है मैनेज करने का, आप टारगेटेड, दे आर मैनेज एंड यू आर टारगेटेड। आपकी गलती देखने के लिए लोग बैठे हुए हैं और उनकी गलती छुपाने के लिए लोग बैठे। डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट किसको फेवर करेगी, या गवर्नमेंट किसको फेवर करती है। अभी भी गवर्नमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, आप बहुत पहले से आफ्टर इंडिपेंडेंस की अभी बात कर रहे हैं। फिर से ये एक ऐसे मोड़ पर सवाल आ गया, आज की गवर्नमेंट, पिछले 10 वर्ष की गवर्नमेंट आयुर्वेद को प्रोमोट कर रही है, जी बिल्कुल, आयुष को प्रोटेक्ट कर रही है, राइट, उसके पहले हमारा कोई प्रोत्साहन नहीं, बिल्कुल नहीं। और अभी भी आप कहीं से भी जाकर के देखिएगा तो सीधी सीधी सी बात है कि ये मतलब हम पूर्वांचल के बेल्ट वाले लोग हैं, तो उसके लिए कहावत है पूर्वांचल के गाँव में कि अभरे के मेहरारू गाँव के भर के भौजाई। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि जो गांव का सबसे कमजोर आदमी है, उसकी वाइफ जो है पूरे गांव के लिए एक हंसी के पात्र है, मतलब उसके ऊपर कोई कमेंट कर सकता है। तो हम लोगों के ऊपर स्थिति ये है, आयुर्वेद के ऊपर रात चलता आदमी भी कमेंट करके निकल जाएगा, एलोपैथ के साहबों को सलाम करता हुआ जाएगा, चाहे वो जितनी बड़ी गलती कर दे।
इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं सर? हम लोग अपने लेवल पे क्या? हम अपने लेवल पर तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अपने लेवल पर फिक्स करने के लिए सबसे पहले तो हमको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना होगा, जो हमारे 90% लोगों के बीच में कम रहता है। नहीं है। हाँ। आज जब आयुर्वेद के लिए इतने अच्छे दिन आ गए हैं तो लोग कहना शुरू कर दिए हैं कि हम आयुर्वेद के हैं। जी जी बिल्कुल। उसके पहले तो लोग अपनी डिग्री छुपाते फिरते थे, आज के 20 साल पहले। बिल्कुल सही जी। तो सबसे पहले तो हमें अपने अंदर आत्मविश्वास करना होगा। तो कहते हैं ना कि गर्व से कहो हम भारतीय हैं, तो अभी आना पड़ेगा कि गर्व से कहो हम आयुर्वेद हैं, हम आयुर्वेद हैं, गर्व से कहो कि हम आयुर्वेद हैं। इसका जब मनोभाव आएगा और आप जब उत्तर देना शुरू करेंगे किसका, इन चिकित्सकों का जो आपके ऊपर लगातार प्रश्न करते हैं, उन्हीं की भाषा में उन्हीं के तथ्यों से जी शास्त्र की संस्कृत पढ़ के उनका उत्तर नहीं दे सकते आप। नो नो तो सही अर्थों में समझना होगा। जी शास्त्र और संस्कृत शास्त्र पढ़ना आपको अपने ज्ञान के लिए अनिवार्य है, जी। लेकिन आप अगर उसमें उत्तर देंगे उनको तो आप और हिस्से उड़ाएंगे। उनका उत्तर आप कैसे देंगे? एविडेंस की बात करते हैं। एविडेंस बेस्ड या आप उनकी एविडेंस को उठाइए ना कि कितने उनके साइड इफेक्ट्स हैं, कितनी उनकी सर्जरी फेलियर्स हैं, कितने उनके पैरामीटर्स, कितने उनकी ड्रग्स विड्रॉल हुई है, कितने आप उनके एविडेंस उनके सामने रखिए ना। देखो भाई, हमारा तो ये 1000 साल चल रहा है और हम अभी भी जो है ये हमारा लवण भास्कर चूर्ण हम खिला रहे हैं। जी जी है ना। देखो भाई ये हमारी चित्रकारी बटी चल रही है। देखो भाई ये हमारा पत्रिका विकास चल रहा है जी। तुम बता दो जरा कि तुम्हारा कितना चल रहा है, कौन कितना चला, स्टार्ट हो गया। और हम इसको एक एक्सपीरियंशियल ऑब्जर्वेशनल थेरापेटिक्स के माध्यम से आज भी चला रहे हैं। हमारी नई ड्रग फेल हो सकती है जो पीएनपी में है, पेटेंट प्रॉपर्टी सेक्शन 3A वाली, मगर हमारी सेक्शन 3A वाली ड्रग्स कभी भी फेल नहीं है। हमारा उसका जो प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स है, जो हमारे उसके डोजेस हैं, जो हमारे उसके डोज पैटर्न है, अगर उसको हमने अपनी प्रकृति के निर्धारण पर कर लिया के आधार पर प्रिसाइज मेडिसिन, जिसको कि बराक ओबामा साहब ने नाम दिया, नहीं या बहुत सारी चीजें आ जा रही हैं, आप उनकी भाषा में दीजिए ना। जब वो उनके बैठे रहते हैं तो कहता है कि आयुर्वेद का कुछ वैज्ञानिक आधार नहीं है। अरे आयुर्वेद का वैज्ञानिक आधार तो चुना है जब तुम्हारे पास विज्ञान ही नहीं था। वेरी ट्रू। जब तुम्हारे पास विज्ञान ही नहीं था उस समय आयुर्वेद का वैज्ञानिक आधार था। कौन सा वैज्ञानिक आधार? त्रिदोष पे था। उस समय तो विज्ञान यही था। आज के 5000 साल पहले का ये विज्ञान है। त्रिदोष है, सप्त धातु है, पंचमहाभूत है, दोष दूसरी समूर्छना है, संप्राप्ति है, ये सब हमारा विज्ञान ही तो है। ये साहित्य नहीं था जी। हमारे दर्शन हमारा विज्ञान ही तो है। हमारे पास ज्ञान ही नहीं था। तो विज्ञान की बात छोड़ो। ट्रू, ज्ञान ही नहीं था सर। आज हम समय के मारे हुए लोग जी। हमने 2000 साल की गुलामी देखी है, सांस्कृतिक गुलामी। इसलिए आर्थिक औपनिवेश गुलामी तो हमारी 3 साल की गई जी। तो इसको थोड़ा सा ईएस में अगर मुझे एक्सप्लेन करने का मिलेगा तो मैं यहाँ से नहीं बोल रहा हूँ। आयुर्वेद के पतन के कारण अनेक हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, इसको बंद करना पड़ेगा। सर्जरी कहाँ से गई? बुद्ध काल से गई, इसलिए मैंने 2000 साल बोला जी जी। तो आयुर्वेद के उस संपूर्ण ज्ञान के जो आज उस रूप में नहीं आ पाया जो विश्व को चाहिए, उसके पीछे एक कारण नहीं है। बौद्ध काल का प्रभाव था, उसके बाद फिर इस्लाम धर्म के अनुयायियों का जो प्रभाव आया, उसके बाद फिर ये मतलब कि उसके बाद मैं धार्मिक लाइन पे चल रहा हूँ। अच्छा ओके। मतलब बौद्ध धर्म पर गया क्योंकि हर चीज का एक अलग अलग आकलन हो सकता है। अच्छा हाँ, बौद्ध धर्म पर उन्होंने अहिंसा की भेंट चढ़ाया पूरी सर्जरी को। राइट। इस्लाम धर्म के जब अनुयायी हमारे शासक हुए जी, तो उन्होंने हमारी बहुत सारी चीजों को खत्म किया, लेकिन हर जगह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एग्जाम्पल्स होते हैं क्योंकि उसमें भी उन्होंने भारतीय ज्ञान को बहुत हद तक सही रखा है। एक भावना उनके अंदर भी थी। फिर ये जो क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स है, उन्होंने तो कहा कि जो भी सनातन में है वो गलत है। उनका तो एक ही सिद्धांत है, ये तो आदमी नहीं है, दे आर नॉट सिविलाइज्ड। और उन्होंने कहा कि जो भी भारतीय ज्ञान है वो गलत है। तो इस्लाम धर्म के अनुयायी जो शासक हमारे हुए, उन्होंने तो हमारी संस्कृति, ठीक है, जब बात निकली तो मुझे स्पष्ट करना पड़ेगा, उन्होंने धार्मिक कट्टरता दिखाई, धर्म के ऊपर उन्होंने जो भी दिया। एक चीज का पूरा परख लीजिए, उन्होंने भारतीय ज्ञान को नहीं नष्ट नहीं किया।
भारतीय ज्ञान को उन्होंने बढ़ावा दिया। उनके दरबारियों में देखिए तो ज्ञानी चाहे वो हिंदू धर्म वाले थे वो भी रहते थे। जी सर। धर्म की भी जो रूढ़िवादिता थी सब में नहीं थी, हर किसी इस्लाम धर्म के अनुयायी में धर्म की रूढ़िवादिता थी, तो उसने उस हिसाब से काम किया। लेकिन कोई किसी ने भी भारतीय ज्ञान को नष्ट नहीं किया, क्योंकि ये जो आए यूरोप से, उन्होंने भारतीय ज्ञान को नष्ट किया। उन्होंने, मैं भारतीय शब्द कह रहा हूँ, उन्होंने भारतीय संस्कृति को नष्ट किया। तो ये जो हमारे अंदर आत्मविश्वास हिल गया, ये कभी भी नहीं उठाए। और इसके पीछे जो जिससे भारत आजाद हुआ, उसके बाद की जो स्थितियां चले, इस मानसिकता को बदलना होगा। और इस मानसिकता को बदलने के लिए हमें बहुत बड़े एक मनोवैज्ञानिक आंदोलन की जरूरत है। जो ये कहना पड़ेगा कि ये कहना पड़ेगा कि हम स्वयं दर्जे के नागरिक हैं, इसको छोड़ना पड़ेगा। मैं अपनी बात करूँ, एलोपैथिक कोई प्रैक्टिस करेगा तो स्वयं दर्जे का ही होगा। जब मैं जामनगर में, जब मैं यहाँ बेटी का प्रोडक्ट हूँ, फिर जामनगर में गया सेवा की, तो यहाँ तो एलोपैथ वालों के साथ जीना पड़ता है, मतलब के साथ ही रहना है। ये अच्छी बात है। हाँ। और बुरी बात भी है, दोनों ही चीजें हैं यहाँ पर। इस पर कभी भी एक अलग से सेशन लीजिएगा, ठीक। और इसके बाद फिर जामनगर गया तो मैं अपनी हर क्लास में फुल पीसी की, वहाँ थी ही नहीं, सीधे मैं कहता था शिफ्ट टारगेट टू क्रॉस द रोड। मतलब जामनगर यूनिवर्सिटी इस तरफ है। हाँ। और रोड है, और उस तरफ हरगोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज। हमारे बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, रेफरल भी नहीं है ना। रेफरल तो कहीं ऐसा नहीं, जैसे बीएचयू में इंस्टीट्यूशनल रेफरल है, हाँ, वो नहीं है, वहाँ नहीं है। तो हम यही कहते थे कि आपको आयुर्वेद की एडवांसमेंट इसलिए नहीं करना है, खाली आयुर्वेद की प्रगति देनी है, उनको भी जवाब देते चलना है टारगेट। तो जब तक आपने जो टारगेट है, जिसने आपको दवा से रख दिया है जबरदस्ती, वो भी बहुत अच्छे हैं। हर पैसे की बहुत सारी चीजें, हर पैसे अच्छी है। हाँ। उन्होंने जो ट्रॉमा में एडवांसमेंट किया, जो ऑर्थोपेडिक्स में एडवांसमेंट किया, सब ने तारीफ। हाँ। एंटीबायोटिक्स के फील्ड में जो एडवांसमेंट किया, लेकिन हमारे पास भी जरूर, हमारे पास से बड़ी दुनिया जो आएगी हमारे पास, आज आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ, 10 साल के बाद मानसिक चिकित्सा और आयुर्वेद ही है उसके पास, रसायन, मानसिक चिकित्सा, उदर रोग, आजकल बायो हैकिंग का बहुत ये चल रहा है। मैं ये कहता हूँ कि जितनी भी LSDs हैं जी, उनका उत्तर आयुर्वेद के पास है। और जितनी भी इमरजेंसीज हैं, ट्रॉमा से संबंधित और सर्जिकल, दे आर मॉडर्न में ट्रू, तो उनको हम चेक करेंगे, लेकिन वो हमें गाली न दे, हम उनको एक दूसरे के स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस को समझे, अप्रिशिएट करें और कॉमन पब्लिक को भी बताएं। अब हमारे लोग तो देते ही नहीं है, वो कहते हैं कि भाई आप ऐसे हैं, वो कहते हैं हाँ साहब हम ऐसे हैं, आपके नंबर कम आए थे तब आप BMS, हाँ साहब हमारा दुर्भाग्य था कि। अच्छा, बहुत लोगों को ये लगता है कि नंबर कम आए तो BMS में आ गया, लेकिन इसका मैं एक आज पब्लिक फोरम को बोल, हाँ जी सर, समझना पड़ेगा जी। 50% विभिन्न तरीके के आरक्षण के अंतर्गत MBBS करने वाले जी, और 50% जनरल कैटेगरी में BMS करने वाले, उसके नंबर ज्यादा है। तो कम कहाँ से हुआ? और अभी तो पहले तो अभी तो नीट क्वालिफाई होना कंपलसरी हो गया, पहले तो 0 भी आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाइए, मैं कह रहा हूँ कमीशन लीजिए, कमीशन नहीं कह रहा हूँ, कम कहाँ से हुआ? ये तर्क मेरा आज का नहीं है डॉक्टर अहमद, 2024 का तर्क नहीं है, ये तर्क मैं 1986 से देता हूँ, फ्रॉम द ईयर ऑफ माई एडमिशन टू द BMS थ्रू द CPMT। एक रिश्तेदार ने मेरे ऊपर कमेंट किया, मेरा कॉलेज राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था BMS में, और CPMT में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का PG ग्रेजुएट हूँ। BSc मेरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से है, जो कि अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जी। तो उससे कहा कि फिर क्या है, तो BMS ही हो ना। तो मैंने उनको उत्तर दिया था, MBBS डॉक्टर तो MBBS डॉक्टर होता है, वो बोलो, मैं नाम पूरे नहीं जाऊँ, मुझे नाम सही तो चयन सही तो याद है। और 1986 मैंने जो उनका उत्तर दिया ना, उसके बाद वो कभी मुझसे नहीं बोले। मैंने उनको कहा कि ठीक है अंकल जी, माना मैं बहुत बेवकूफ हूँ, और आप पढ़े लिखे इंजीनियर हो, बहुत हैवी इलेक्ट्रिकल में बड़े पद पे हो हरिद्वार में,
लेकिन आप ये बता दो, खाली आपने एक एमबीबीएस वर्ड लिया है ना, और तो कुछ कहा नहीं। तो ये जो 50% जो एमबीबीएस कर रहा है विभिन्न विभिन्न तरीके के रिजर्वेशन से, जो एडमिशन पाए, उसके मेरे से बहुत कम नंबर है सीपीएमटी में। और मैं बीएमएस पाया, उनसे मेरा बहुत ज्यादा नंबर है। तो बताइए बेसिक क्वालिफिकेशन किसमें अच्छी है? राइट। मेरी में है उनमें? जी। हाँ ठीक है कि मेरे भाग्य से एक आयुर्वेदिक कॉलेज मिला, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी चीजें निश्चित रूप से एक एमबीबीएस के कॉलेज से कम होंगी। वो वहाँ घूम कर जाएगा, मुझसे बेहतर हो सकता है। मैं भी यहाँ कोशिश करके उससे बेहतर हो सकता हूँ। बेसिकली मैं उससे कम कहीं नहीं था, और 50% रिजर्वेशन के एमबीबीएस में ही नहीं था। बिल्कुल। तो ये जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जी। तब आप और सर वैसे भी कोई फील्ड जो है अच्छी बुरी नहीं होती है, सुपीरियर इंफीरियर। ये आपको डिपेंड करता है कि आप कैसा कर रहे हैं, किस फील्ड में आप कैसा परफॉर्म कर रहे आप हैं। बताइए, मनु भाकर को ज्यादा लोग जानते हैं आज की तारीख में, या किसी बहुत बड़े शख्स को? मनु भाकर परसों गोल्ड ब्रॉन्ज ली है। जी चलो, सर। हाँ, उसी को। नीरज चोपड़ा को लोग ज्यादा जानते हैं, सचिन तेंदुलकर को लोग जानते हैं, दे आर लाइक बेस्ट इन वर्ल्ड। सचिन पायलट को लोग जानते हैं, जी सर। मुंशी प्रेमचंद को लोग जानते हैं। कौन नहीं जानता मुंशी प्रेमचंद। जानते हैं लोग। हाँ। और लोग आलिया भट्ट को भी जानते हैं, ऐश्वर्या राय को भी जानते हैं। आप अपनी फील्ड में बेस्ट हुई है ना। जी सर। फोकस बहनों को कौन नहीं जानता है? जी। और कोई बढ़िया कॉप्स है पुलिस में, उसको कोई नहीं जानता, कौन नहीं जानता? और कोई बहुत बड़ा डॉन है, उसको भी कौन नहीं जानता? हम लोग अपनी फील्ड में बेस्ट रहना इम्पोर्टेंट। तो बात इतनी सी है कि आप कहाँ रहिए, बेस्ट रहिए। तो बात तो ये है, और इसको चाहिए कि आयुर्वेद के लोगों में आत्मविश्वास की कमी है। मैं यहाँ पर स्वर्गीय और प्रोफेसर आर एस सिंह सर को कोट करना चाहूँगा। वो बोलते थे हमेशा कि आनंद, दिस इज द period when people are looking to us, but we are fighting with our own image crisis. तो बता दीजिएगा, people are looking to us for the answer of their questions of health, but we are fighting among ourselves due to our own image crisis. तो अपने ही आपसे अपनी इमेज का निर्माण किए थे, हम तो दूसरे दर्जे के नागरिक हैं, हम तो आयुर्वेद वाले हैं। जी जी सर। फेस टू फेस नहीं लोग बात करते। और एक बात और बोलते हैं सर। मुझे एक बड़ी मजेदार बात कह रहे हैं, ये तो भारत यूनिवर्सिटी है, यहाँ के एकेडमिक काउंसिल में तो सारे लोग आकर के बैठते हैं, कई सारी चीजें होती हैं, यहाँ तो डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशनल स्ट्रीम के लोग बैठते हैं जी। और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, इसलिए मुझे सावधान रहना चाहिए, लेकिन मैं तो सच बोलता हूँ जी। जितने भी यहाँ से लोग जाते हैं, मेरा मतलब फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, और यूनिवर्सिटी फोरम पर जब कोई मीटिंग होती है जी, आज स्थिति में थोड़ा सुधार है। आज थोड़ा सुधरा हुआ है, हमारी जनरेशन सुधरी हुई है, आप प्राउड ऑफ दैट। आज 5 ही साल पहले जिन लोग वहां जाते थे इन कैपेसिटी ऑफ हेड और इन कैपेसिटी ऑफ एनी अदर पोजिशन, बोलने की क्षमता नहीं रहती थी कि यूनिवर्सिटी फोरम पर अपनी बात रखें। कुछ रेयर एग्जांपल्स हैं जिन्होंने कि because of confidence, lack of confidence, communication skill also, lack of communication skill, lack of confidence, lack of self esteem. true। और बात पूरी नहीं हुई अभी, वही व्यक्ति, वही पर्सोना, वही पर्सनालिटी, वही ऑफिस बेरर अगर खाली आयुर्वेद वाले बैठे हैं और फैकल्टी की मीटिंग चल रही है, उससे बड़ा विद्वान कोई है ही नहीं। वो अपने सामने किसी को बोलने ही नहीं देगा, सबको एकदम से किसी की न बात सुनेगा न बोलेगा, लेकिन जब वहां बोलना होगा ना यूनिवर्सिटी फोरम पे, मुंह में उसका दही जम जाती है, बोलेगा ही नहीं जी। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ जी, लेकिन मैं ऐसा हूँ कि मैं एक यूनिवर्सिटी के टॉप में जो 6 पोजिशन होती हैं, एक उसमें मैं चीफ प्रॉक्टर रहा। क्यों बनाया गया मुझे चीफ प्रॉक्टर? सिर्फ इसलिए बनाया गया कि आई कैन एड्रेस एनी इशू। और सर ये आयुर्वेद उसमें पहली बार हुआ था कि कोई आयुर्वेद का जो प्रोफेसर है आयुर्वेद से, वो यूनिवर्सिटी का चीफ प्रॉक्टर बना। ये पहली बार हुआ। क्योंकि आपकी एक पर्सनालिटी देखी जाती है,
आपको फैक्ट से ही बोलना होता है। जी और वो फैक्ट नहीं, ये मैं तीसरा हूँ आपकी जानकारी में बताऊँ। अच्छा पहले चीफ डॉक्टर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पीजे देशपांडे साहब हुए थे, अच्छा संडे वाले। ओके नाइस तो और मुझे दूसरे चीफ हाँ डॉक्टर प्रोफेसर आर एस सिंह सर थे। आरिफ सिंह सर थे जी हाँ। और ओके थर्ड मैं हुआ हूँ। आप इन लोगों की पर्सनालिटी देखिए, जी आपने सुना भी नहीं होगा प्रोफेसर जी पीजे देश देशपांडे। पांडे सर को तो बस हमने पढ़ा है वैसे हाँ, उनकी पर्सनालिटी के हाँ बारे में पता करिए। जी सर व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी ही वाज पॉजिटिव। पूरी यूनिवर्सिटी में जाने जाते थे। अच्छा प्रोफेसर आर एस सिंह सर भी पूरी हाँ यूनिवर्सिटी सर को तो देखा है तो कि आई एम फर्स्ट, आई एम फर्स्ट, आई एम थर्ड ओके इन द लास्ट 70 ईयर। अच्छा पहले चीफ डॉक्टर यूनिवर्सिटी के दूसरे तीन जब पहले जीपी दूसरे सर थे और ये तो ये आरिफ ऊंची सिंह सर थे हम्म, तो उस टाइम पे तो मतलब ये लोग काफी वो करते हैं। हाँ वो करते हैं यूनिवर्सिटी की किसी को थोड़ी ऐसे क्यों इतना डाउनफॉल क्यों हुआ आज इस पर कोई चर्चा नहीं। अच्छा हाँ हम लोग भूलिए थोड़े अपने टॉपिक इस पर आज कोई चर्चा नहीं। आज के एक सेंटेंस खाली है। पॉलिसी दे फॉलो, जिनका नाम आपने लिया। जी Individually, they are very right. या They are having high esteem. I have not only those who has been named here. उसके बाद भी जो यहाँ का शीर्ष नेतृत्व था जी और उसने जो रिक्रूटमेंट किए, जी मैं तो बोल दिया। और that is the only one reason कि why this faculty was lagged and out of the senior year. Why not people are not respecting Professor P.V. Tiwari or the Professor P.V. Sharma? पूरी यूनिवर्सिटी उन लोग सामने थर करती थी। राइट पूरी यूनिवर्सिटी फॉरगेट अबाउट द फैकल्टी ऑर्गेनाइजेशन। प्रोफेसर पीवी तिवारी की आवाज और उनको तर्क के आगे पूरी यूनिवर्सिटी झुकती थी। जी थोड़ी कोई बाद में उसके जैसा हुआ। तो ये मुद्दा अलग है। हाँ इसमें कभी हम बात में चर्चा करेंगे सर नहीं, ये मुद्दा हम यहाँ से जुड़ेंगे। हाँ आयुर्वेद के लोगों में जो आत्मविश्वास की कमी आई, जी उसके पीछे ही आयुर्वेद मात्र या आयुर्वेद की ये स्थिति आ रही है। अब आप मिसलीडिंग पर गए थे तो उसको अच्छा ये कह सकते हैं क्या कि ये आत्मविश्वास की कमी की वजह से भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का सहारा लेना पड़ रहा है यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। इसी पर एक आपने मेरी बात छीन ली। मैं ये कह रहा था कि ये इसको हम यहाँ से इस तरह से कोरिलेट हाँ करें कि जो उनका मीडिया चैनल है, जो मैनेजमेंट है और हमारे लोगों में जो कमी है, हम में से कुछ लोग जब इसको देखे कि नहीं हम विज्ञापन देते हैं तो हमारे मरीज बढ़ते हैं, तो उन्होंने बहुत गलत सरल तरीके अपना लिए और उन विज्ञापनों से अल्टीमेटली आयुर्वेद का नुकसान हुआ। और अब एक सीधी सी बात है कि अगर हम लोग इसको कंक्लूड करें तो जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है, जी उसके सभी आयुर्वेद के लोगों को आप अपने कंक्लूजन में जाए अपने इस चैनल से बताइए, उनको कुछ नहीं करना है। वो आरती के वेबसाइट पे जाए या व्हाट्सएप पर आती सर्च मारे, उनका नंबर है, जी उनको उस कंप्लेन जो विज्ञापन है उसके एक इमेज ले लें जी और उनको बस टैग कर दें और 2 लाइन लिख दें कि ये विज्ञापन इस तारीख को इस अखबार में छपा है या इस तारीख को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यहाँ ब्रॉडकास्ट हुआ है और इसमें जो है ये आयुर्वेद के जनता को आयुर्वेद के माध्यम से मूर्ख बना रहे हैं या गलत जानकारी दे रहे हैं या नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जो भी केस हो, एज पर द केस यूनिवर्सल नहीं बन सकता। जी आपको नेक्स्ट 24 आवर में आशी की बैक कॉल आएगी। आशी आपसे पूछेगा फाइंड द स्पेसिफिक रीजन, अच्छा और वो आपसे कुछ और भी 10 सवाल पूछेंगे, आप उनको रिप्लाई कर दीजिए। मेल पर रिप्लाई कर दीजिए, चाहे व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर दीजिए। और आशी आपसे अगर कुछ दवाई है तो उसके सैंपल के लिए भी कर सकता है, आप उनके सैंपल प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक है, आप फॉर्म को भी साइट पर वो विज्ञापन दे दीजिए। मैं कर चुका हूँ इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए नहीं चाहूंगी, सिद्धांत बोल रहा हूँ। मैंने अभी 2 महीना पहले किया, विज्ञापन बंद है जी ऑन माई कंप्लेन। विज्ञापन के बारे में थोड़ा बता सकते हैं सर वो सब जानते हैं। बंद है, बनारस से छपने वाला एक बहुत बड़ी बात थी, बंद है अब पूरी तरह से। उन्होंने मुझे खुद फोन करके कहा कि अरे क्या किया आपने, हमको बता दीजिए हो के। हमने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करता भाई। जी तो सीधी सी बात है, तो यहाँ पर आइए आशी
कुछ चीजें डालेंगे, आपका सिर्फ थोड़ा सा भौतिक ज्ञान खर्च होगा, आपका थोड़ा सा समय लगेगा। आरती आपकी उस कंप्लेन पे 25,000 रुपये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से लेगी। अच्छा। एक केस को डील करने का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है आरती और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में। आरती को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष 25,000 रुपये देती है। अब आरती उस केस को लेगा, टेकअप करेगा, आपसे फीडबैक लेने के बाद उस कंपनी को नोटिस जारी करेगा, उस व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा, अपने यहाँ बुलाएगा, उससे सुनवाई करेगा, उसके नियम कानूनों के मापदंड पर असेसमेंट करेगा, फिर उनको इंस्ट्रक्ट करेगा कि आप बैन करिए या विड्रॉल करिए या रिजेक्ट करिए या क्या करिए। और उनके को हर तीसरे महीने वो पब्लिश कर देता है कि हमने इनको ये एडवाइस दी, हमने इनको ये इंस्ट्रक्शन दिए। और उस पूरी प्रोसेस का खर्चा वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से लेगा, आपको कुछ नहीं देना। आपको सिर्फ अपना एक नैतिक साहस दिखाना है, थोड़ा सा समय देना है और उनको बताना है। लेकिन ये करने के लिए भी बनारस की बात है, वो बनारस का एक चिकित्सालय था जो बहुत हर संडे को बहुत बड़ा बड़ा देता था। मैंने जब उसकी कंप्लेन की और वो बंद हो गया था, उसके बाद बनारस के कई चिकित्सकों ने मुझे फोन किया, गवर्नमेंट के, बीएचयू के भी, आरएसी चौका घाट के भी और प्राइवेट के लोगों ने भी, कि आपने बड़ा अच्छा काम किया। मैंने कहा हाँ, मैं इसीलिए तो बनाऊँ कि सबकी गाली करूँ। आप लोगों को उससे तकलीफ थी, लेकिन आप लोग तो उसके गुडी गुडी बनना चाहते थे। हाँ, गुड बुक्स में आना है। हाँ, आपको बोलना नहीं है उसके सामने, वो तो सामने मिलेगा तो आपको अपनी फोटो खिंचवा के उसके एडवर्टीजमेंट में डलवानी थी। हाँ। होता था, हर एक डीन की फोटो उसके एडवर्टीजमेंट में छपती थी। जी जी। लेकिन जैसे ही हमारे उच्चतम न्यायालय का डिसीजन आया, मैंने उनको रगड़ दिया। पतंजलि वाले के रगड़ने का मतलब है कि बोलचाल की भाषा में, आई हैव शोन हिम द पावर ऑफ लॉ ऑफ द लैंड। जी। आपको क्या किसी का औकात है कि आप व्यक्तिगत रूप से कुछ करेंगे? हमने तो देश के कानून का सहारा लिया, देश के एक नागरिक के रूप में। जी। एक देश के नागरिक के रूप में मैंने देश के कानून का सहारा लिया और उनको अपने, जैसे कि बोलचाल की भाषा, तो दुकान तो बंद नहीं हुई, न होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए, गलत तरीके से एडवर्टीजमेंट हाँ विड्रॉ हो गई। जी। तो ये चीजें हैं, आपको जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल। और आज से के लिए आपको दूसरा फार्माको विजिलेंस सेंटर, जिनका नोडल ऑफिस स्टेट रेगुलेटरी बॉडीज भी कुछ है। स्टेट रेगुलेटरी बॉडीज भी एक्शन लेती है। सबसे पहले तो आपका डिविजनल आयुर्वेदिक ऑफिस लेता है, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर, कहीं से भी। अच्छा। और अगर आप पूरे देश में सुनी जाती हैं तो जो भी उनके, तो हम सबसे पहले अपने डिविजनल ऑफिसर, आपके डिस्ट्रिक्ट का जो आयुर्वेद का सबसे बड़ा अधिकारी हो वो, जी, या आपके राज्य में जो संभावनाएं बनती हो तो जो आपके राज्य का एफडीए हो वो, जी। जैसे कि आंध्र प्रदेश की तो बड़ी स्थिति है, वहाँ तो एफडीए में किसी का अपार्टमेंट ही नहीं है। तो ये सारी सबसे अच्छा काम महाराष्ट्र का एफडीए करता है, तमिलनाडु के एफडीए में भी बहुत अच्छे लोग हैं जो कि बहुत तेज एक्शन लेते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि आपके स्टेट की मशीनरी कैसी है। उत्तर प्रदेश में भी है, तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन अति उत्साह में लीव 52 को भी बैन कर देते हैं, जो कि 4 दिन में उनको वापस लेना पड़ता है। हाँ, ये 72 का अभी सर मैंने उसमें तो मेरी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैंने कहा कि आप तो नेशनल ग्लोबल डैमेज कर रहे हैं, 4 दिन के अंदर आप प्रयास करके, और वापस लेना पड़ा था उत्तर प्रदेश सरकार को। जी। आप हमारे वीडियोस को देखिए, हमारे चैनल पर, मीडिया पर, तो कैसे कैसे उन लोगों को विड्रॉ लेना पड़ा। जी। मतलब टोटली रॉन्ग, अति उत्साह, मैंने कहा ना। हाँ जी। तो अति उत्साह में उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही थी, उसको वापस लेना पड़ा। उसमें कंपनी ने, हिमालय कंपनी ने बहुत जोरदार रिपोर्टिंग किया। जी। ठीक है, मैं इस फील्ड में हूँ तो मैंने भी उनका लॉ के अनुसार बताया कि ये लगेगा, ऐसे लगेगा, इसको कहीं करिए। तो भ्रामक विज्ञापन एक समस्या है, लेकिन विज्ञापन आज की अनिवार्यता है। मैं इस कोट से समाप्त करूंगा कि भ्रामक विज्ञापन एक समस्या है, मगर विज्ञापन आज की अनिवार्यता है। विज्ञापन दीजिए, भ्रामक विज्ञापन नहीं। Summing up the talk, I would like to thank my guest, Professor Anand Chaudhary, for his valuable and informative talk. Thank you so much, sir. It was an honor having you. आप सभी लोगों को भी ये पॉडकास्ट ज्वाइन करने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। अगर आपको मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि और लोगों में भी जागरूकता फैले। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। We do read all the comments and we will try to answer it. See you soon in the next show.